दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ ठगी से संबंधित बड़ी खबरें बताने के लिए और विशेष चर्चा आप सबके साथ करने के लिए तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। उम्मीद करूंगा आप सब मेरे वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश में जागरूकता बढ़े और एक जनमत पैदा हो और आप सबका भुगतान हो सके। वीडियो पसंद आए या ना आए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे साथियों। तो जैसा कि मैं आमतौर पर बताता रहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों में जोश और उत्साह पैदा करना है ताकि वो बर्ड्स एक्ट की मदद से अपना डूबा हुआ जमाधन वापस लेकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें और जो ठग और बेईमान सख्त कानून होने के बाद भी आज भी देश को ठगने का लूटने का काम कर रहे हैं, हम उनका बहिष्कार कर सकें साथियों। क्योंकि बहिष्कार से बड़ी ताकत भी किसी के पास नहीं होती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी सामाजिक प्राणी समाज में रहना पसंद करता है। समाज में सम्मान पाना उसकी अंतिम चाहत होती है। तो यदि आप ठगों का, बेईमानों का सम्मान करना बंद कर देंगे, उनका बहिष्कार कर देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से ठगों को एक कड़ा संदेश जाएगा, कड़ा दंड मिलेगा और जो काम कानून भी नहीं कर पा रहा उसे आप स्वयं कर लेंगे। तो इसलिए ठगों का हमको दोस्तों, ठगों का और बेईमानों का बहिष्कार करना है और जो लक्ष्य हमने तय किया है उस लक्ष्य को आप सबको भी अपना लक्ष्य बनाना है ताकि हम और आप मिलकर देश के उन करोड़ों ठगी पीड़ितों की पीड़ाओं का, दुखों का अंत कर सकें, जिन्हें सदियों से कहें या दशकों से कहें हमारे देश में न्याय नहीं मिला है, उनका डूबा हुआ जमाधन वापस नहीं मिला है। दोस्तों, आज एक खबर कई ग्रुपों में वायरल हुई है, रेवाड़ी हरियाणा से है। वो दैनिक भास्कर में छपी है वो खबर कि हरियाणा के डीसी ने परसों एक नोटिस लगाया था अपने कमरा नंबर 109 पर। जो मिनी सचिवालय होता है हरियाणा में, डीसी ऑफिस को मिनी सचिवालय बोल देते हैं, तो रेवाड़ी में जो मिनी सचिवालय था मैं भी गया हुआ हूँ। वहाँ के कमरा नंबर 109 में उसने एक नोटिस लगाया कि इस कमरे के अंदर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक PACL, सहारा, PGF वगैरह ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसने शर्तें भी बताई कि उनके दावों के साथ साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि वो जैसे ही नोटिस उसका वायरल हुआ, मैंने भी उसे लगाया था कल, उसके विषय में बताया था अपने वीडियो संदेश में, तो लगभग 10,000 लोग वहाँ पहुँच गए डीसी ऑफिस में अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करने के लिए, जिससे डीसी को बौखलाहट हो गई या घबराहट बन गई या एक कारण और आज मुझे पता चला कि डीसी ऑफिस में जो लोग दलाली का काम करते हैं वो प्रत्येक आवेदन पर 500 रुपये लेने की बात कर रहे थे कि 500 रुपये हमें दो, हम आपका आवेदन दाखिल करा देंगे। तो ऐसे दलालों के दबाव में आकर या प्रलोभन में आकर के भी संभवतः डीसी ने अखबार को कोई स्टेटमेंट दिया होगा प्रेस को कि ऐसा कोई आदेश ऊपर से नहीं आया है कि हम आपके रिफंड आवेदनों को लें या आपका पैसा वापस करें और उसमें PACL को केवल
कोड किया गया है। तो साथियों, बर्ड्स एक्ट भी उसने अपने नोटिस में लिखा था कि बर्ड्स एक्ट के दावे यहाँ स्वीकार किए जाते हैं। कल जब उसने परसों नोटिस लगाया था डीसी ने, वो ठीक था। तब कौन सा आदेश था उसके पास जो उसने वो लगा दिया? और कल ऐसा कौन सा आदेश गायब हो गया जिसकी वजह से उसे अखबार को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि लोग यहाँ दावे दाखिल ना करें, ऊपर से ऐसा कोई रिफंड का आदेश नहीं है। तो संभवतः जो मुझे लग रहा है वो यही है कि दलालों ने एक दबाव बनाकर, प्रलोभन देकर के डीसी को इस तरह का भ्रामक बयान देने के लिए बाध्य किया होगा, ताकि वो दलाल लोगों से 500-500 रुपये ले सकें और उसमें से एक मोटा हिस्सा डीसी को या उनके स्टाफ को दे सकें और ठगे ठगाए लोगों को और ठगा जा सके। दोस्तों, किसी भी डीसी को किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, ये कड़वा सत्य है। जिस जिले में आप रहते हो उस जिले के डीसी, डीएम या कलेक्टर को अपनी शिकायत प्रस्तुत करना, ठगी की अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करना, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या पुलिस का जिलाधिकारी या उसके कार्यालय का स्टाफ, उनके कार्यालयों का, आपके भुगतान के दावे लेने से मना नहीं कर सकता। भुगतान करे या न करे वो अलग बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन भुगतान के दावे उसे एक्सेप्ट करने चाहिए और वो जिस विभाग से संबंधित हों वहां उनको फॉरवर्ड करना चाहिए, भेजना चाहिए, उन पर समुचित कार्रवाई करवाना चाहिए। ये नैतिक और वैधानिक ड्यूटी है देश के प्रत्येक जिलाधिकारी की, प्रत्येक डीसी की, प्रत्येक डीएम की, प्रत्येक कलेक्टर की, प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर की, इन केस एसडीएम तक की, तहसीलदार तक की, और जिला के या उस क्षेत्र के जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं उन सब की। लेकिन डीसी ने एक ऐसा स्टेटमेंट देकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हालांकि लोग भी बड़े स्वार्थी किस्म के लोग हैं। रेवाड़ी हम गए थे तो मुश्किल से 50-60 लोग रहे होंगे उपस्थित, जब कई दिन बताया गया था कि हम आ रहे हैं काउंटर ओपन करवाने के लिए। हमारे दूसरे साथियों ने वहाँ बड़ा प्रयास किया है, मेहनत की है, तब जा कर के वो भुगतान पटल की वहाँ स्थापना हुई। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत हुई। बर्ड्स एक्ट ने तो साफ साफ निर्देशित डायरेक्टिव दे रखा है देश के तमाम अधिकारियों को कि वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में भुगतान पटलों की स्थापना करें, ठगी पीड़ितों के दावे लें, उनका भुगतान करें। ये क्लियर कट आदेश हैं बर्ड्स एक्ट के पूरे देश के तमाम ऑफिसर्स को। और हरियाणा में तो डीसी को बाकायदा नोडल ऑफिसर बनाया गया है, एओ बनाया गया है, सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत शासनादेश है, हरियाणा सरकार ने रूल्स नोटिफाइड किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाइड किए हैं, एक्ट बनाया गया है। उसके पश्चात भी अगर कोई डीसी इतनी हिम्मत कर देता है दोस्तों, तो ये हम सबके ऊपर भी लानत है। हमको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि जब आपको पता चला कि भुगतान के आवेदन दाखिल होने शुरू हो गए तो आप एक साथ 10,000 लोग वहां पहुंच गए। और जब आपको बुलाया जाता है कि भाई इस तरह का कानून है, इस कानून के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस मिलना है, उस सभा में, उस कार्यक्रम में आपकी संख्या नगण्य होती है। यदि आप इतना जनमत उन सभाओं में, उन कार्यक्रमों में पैदा कर लें तो किस डीसी की हिम्मत होगी दोस्तों, किस पीएम की, किस सीएम की हिम्मत होगी कि वो आपका भुगतान रोक दे या भुगतान के आवेदन ना ले। जानते हो एक जिले में 10 लाख ठगी पीड़ित हैं। एक दिन में 10,000 लोगों का आ जाने का मतलब है कि प्रत्येक जिले में, देश के में 10 लाख से कम ठगी पीड़ित नहीं है कहीं भी। 42 करोड़ तभी बैठते हैं। अकेले पीएसीएल पल्स में 6 करोड़ के लगभग ठगी पीड़ित हैं। सहारा समूह के 12 करोड़ हैं। साईं प्रसाद के भी 1 से 1.5 करोड़ तक हैं। टोगो रिटेल मार्केटिंग के 2-3 करोड़ हैं। समृद्धा जीवन के इसी तरह से हैं, केबीसीएल के हैं, कर्म भूमि के हैं, इसी तरह से बाइक बोट के 2 लाख के करीब हैं। हेलो टैक्सी के भी 10,000 हैं। टॉप राइड के हैं। साइंस सिटी के 10 लाख के लगभग हैं।
RMCL के हैं लाखों, ब्लू फॉक्स मॉक्सन के हैं, रोज वैली के हैं, PGF के हैं, आदर्श के हैं 21 लाख के करीब, नवजीवन के हैं, संजीवनी के हैं, JKV के हैं, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के हैं, अल्केमिस्ट के हैं, कैमना के हैं, जनशक्ति के हैं और दुनिया भर की इस तरह की कंपनीज हैं। गरिमा हुई, मैत्रेयी हुई, कैलकॉम हुई और जी आपका साईं प्रकाश हुई, श्रीराम रियल एस्टेट हुई, बहुत सारी 3 लाख के लगभग कंपनीज को हमारे प्रधानमंत्री ने बैन किया है बट्स एक्ट 2019 बनाकर। और उसी बट्स एक्ट 2019 में आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन आप उस कानून को जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हो। हमने ये इतनी किताबें बनवाई हैं आपके लिए और बेयर एक्ट्स हैं कि इसमें एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जो सरकार ने, संसद ने कानून पास किया है, नियम बनाए हैं सरकार ने, वही इस किताब में दिए गए हैं। आप इसको पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ लो तमाम साथी। इसको आपके यहाँ ना मिले तो हमसे मंगवा लो, हम आपको भेज देंगे। ये बहुत कोई महंगी किताब नहीं है, इसको पढ़ लोगे तो आपकी समझ में ये एक्ट आ जाएगा पूरा। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में है। और जब आप इस कानून को पढ़ लोगे, जान जाओगे, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी, आपको बहका नहीं पाएगी, भ्रमित नहीं कर पाएगी। ये इतना शक्तिशाली और जबरदस्त कानून है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि आपकी संघर्ष के कारण, इस कानून के कारण भ्रष्टाचार केंद्रीय विषय बन चुका है। रोज हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, गृह मंत्री भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार पर बोल रही हैं। तो थोड़ी सी तो बात रह गई है, बस भ्रष्टाचार को ठगी तक लेकर के आना है, बट्स एक्ट तक लेकर के आना है। और आपने इतना सा काम कर लिया कि बट्स एक्ट भ्रष्टाचार से जुड़ गया, ठगी से जुड़ गया, तो हो गया हिंदुस्तान का कल्याण। आपका भुगतान भी हो जाएगा, हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य भी बन जाएगा। लेकिन आप लोग सच्चे मन से साथियों प्रयास नहीं कर रहे हो। ये बड़े दुख की बात है कि 42 करोड़ लोगों में 4200 लोग भी अभी तक ठीक से तैयार नहीं हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तैयार करो साथियों को। जो लोग जागरूक हो चुके हैं वो दूसरे साथियों को जगाना आरंभ करें साथियों, ताकि एक बड़ा विशाल जनमत हम देश में तैयार कर सकें और जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो सके। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जून के तुरंत बाद उन्हें झमाझम काम करना है, करप्शन खत्म करना है, हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो साथियों ये आपके सहयोग से ही होना है। आप सहयोग नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री हो या कोई भी, न हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना पाएंगे, न विकसित राष्ट्र बना पाएंगे, न ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बना पाएंगे। और आप सहयोग करोगे तो किसी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। आप स्वयं हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य भी बना दोगे और अपना डूबा हुआ धन भी वापस प्राप्त कर लोगे। क्योंकि अब ये लड़ाई तेज हो चुकी है, जन जागरण अभियान बढ़ चुका है। आप इस जन जागरण अभियान को और तेज करो। कम से कम देश भर में 500 ऑफिस खोलो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जबकि, जहां कम से कम दिन में 6-7 घंटे केवल बट्स एक्ट पर ही चर्चा हो। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान पर चर्चा हो। किस तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट को ठगों ने विफल किया, किस तरह से सेबी को विफल किया, किस तरह से सहारा CRC पोर्टल को विफल किया गया, किस तरह से लिक्विडेटर्स विफल हुए, किस तरह से NCLT फेल हुई, किस तरह से SFIO फेल हुआ। इन तमाम चीजों पर लगातार चर्चा को बढ़ाओ दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो, राहत मिले और हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। साथियों मैं बताता रहता हूं तमाम कंपनीज के नाम, फिर से भी बता दिया करूंगा, लेकिन आज तो एक ठगी मामले की जांच करने के लिए बड़ी खबर आई है कि अमेरिका की जो होमलैंड सुरक्षा विभाग है अमेरिका का, वो हिंदुस्तान में एक ठगी प्रकरण की जांच करने आ रहा है। क्योंकि ग्वालियर में कोई मोंटी सिकरवार नाम का ठग था जो गैंग चलाता था, उसके 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो दुबई में बैठा हुआ है इस वक्त। लेकिन उन भाइयों ने इतना तेज दिमाग दौड़ाया ठगी के मामले में कि अमेरिकी नागरिकों तक को यहाँ ग्वालियर में बैठ के, कोई आशीर्वाद होटल है उसका कमरा नंबर 204,
उसमें बैठ के अमेरिकी लोगों तक को ठग लिया, जिसकी वजह से अमेरिका में भी एक खौफ उत्पन्न हुआ, क्यूरोसिटी बनी कि भैया चल के देखते हैं हिंदुस्तान के ठगों को, जो इतनी दूर बैठ के अमेरिकी नागरिकों को भी ठग रहे हैं। तो अमेरिकी होम डिपार्टमेंट की टीम भी हिंदुस्तान के ठगों की जांच करने के लिए आ रही है। ग्वालियर का ही एक दूसरी खबर और आई है कि एक 72 वर्षीय रिटायर्ड टीचर को 51 लाख रुपए का चूना लगाया एक उसने, कुणाल जायसवाल ने, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में बैठा हुआ था। वहां से उसने कहा मैं तेरे खिलाफ ईडी ने, सीबीआई ने ये फला फला केस दर्ज किए हैं मुंबई में, और तुझे बचना है तो ये ऐप डाउनलोड कर, इससे तुझसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा। और वो बेचारी डर के मारे करती रही। अभी तक आपने सुना था कि हाउस अरेस्टिंग के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर और तमाम तरह की चीज़ों के नाम पर ठगी के धंधे हमारे देश में होते थे। आज एक नया मामला और आया है कि उसने ईडी और सीबीआई में मुकदमे दर्ज होने का भय दिखाकर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से 51 लाख रुपए ठग लिए। और वो अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको उसने इसी तरह से ठगा है। तो दोस्तों, ठग बहुत शातिर हैं और वो नए नए तरीके ढूंढते आ रहे हैं। जैसे जैसे ठगों के खिलाफ नए नए कानून बन रहे हैं, वैसे वैसे ठग दूसरे नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं। तो आप सबको भी अवेयर, जागरूक और संगठित होने की आवश्यकता है, अन्यथा हम ठगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठग इसी तरह देश का, आपका, मेरा, सबका खून चूसते रहेंगे दोस्तों। और जो ये एक और खबर चल रही है कि सोलर टेक्नो अलायंस एसटीए टोकन कंपनी थी गुरतेज सिंह सिद्धू की, वो हालांकि जेल में है, और उसने भी बड़ा ठगी कांड को अंजाम दिया था। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी, 2-3 लाख से ज्यादा लोगों को ठगा था। और उड़ीसा ईओडब्ल्यू ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और उसके उस ठगी प्रकरण में जो सांसद था कांग्रेस का, फिल्म एक्टर गोविंदा, उसकी संलिप्तता भी पाई गई थी, उसको भी नोटिस दिया गया था। लेकिन दोस्तों, गोविंदा अब भारतीय जनता पार्टी समर्थक, जो एकनाथ शिंदे का गुट है शिवसेना का, उसमें शामिल हो गया है और मुंबई की किसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है उसकी। बड़े दुख की बात है कि जो लोग आम जनता का खून चूसने में संलिप्त रहे हों, लोगों को ठगने और ठगवाने में संलिप्त रहे हों, ऐसे लोगों को भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे देती हैं, उन्हें सांसद बना देती हैं, उन्हें मिनिस्टर बना देती हैं। तो किस मुंह से, किस तरह हमारे पॉलिटिकल लीडरान, हमारी सरकार इन ठगों से लड़ पाएगी, भ्रष्टाचारियों से लड़ पाएगी? कैसे देश को हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? कैसे देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित कर पाएंगे? ये बड़े विचारणीय प्रश्न हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हम ज्यादा किसी पर आश्रित ना रहें, हम अपने आप को जागरूक करें, अपने लोगों को जागरूक करें जिनको वास्तव में ठगों ने पीड़ा पहुंचाई है। उन पीड़ितों को एकजुट करें, जागरूक करें, और एक ऐसा जनमत, एक ऐसा दबाव प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी पर, केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार पर बनाएं कि कोई भी शासन में बैठा हुआ व्यक्ति किसी ठग की मदद ना कर सके, संरक्षण ना दे सके। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ठग को या ठगी के आरोपी को टिकट ना दे सके। आज तो दुर्भाग्य है देश का कि सीएम तक बन जाते हैं ठगी के आरोपी, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। पीएसीएल पल्स को लेकर के मैंने एक श्रृंखला आरंभ की है आज से अपने दूसरे यूट्यूब चैनल तपजप पर, उसे सुन लेना, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। पीएसीएल, सहारा, टोगो, जीसीए, बाइक बोट, आरएमसीएल, साइंस सिटी, कुछ ऐसे स्कैम हैं देश में बड़े, ये समृद्धा, जीवन साईं प्रसाद, आदर्श वाले, जिन पर 10-10, 15-15 दिन भी मैं आधे घंटे के एपिसोड लगातार बनाऊं तो भी उनकी कहानी, दारुण कथाएं समाप्त नहीं होंगी। लेकिन साथियों, ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबको जगाना है, सबको जोड़ना है। आप तमाम साथी तैयार रहें, इस काम को करने के लिए तैयारी करें साथियों, ताकि हम आने वाली सरकार को ये बता सकें कि आपने अगर अब भी ठगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो देश में
एक अभिनव क्रांति को जन्म आप ही देंगे। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।